प्रणाम आचार्य जी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि यह मन क्या होता है। किसी भी अज्ञात परिस्थिति को मन नकारात्मक दृष्टि से क्यों देख लेता है। उदाहरण के तौर पर किसी ने मुझसे कुछ पैसे उधार लिए और जब मैं पैसे मांगने के लिए उससे संपर्क करने की कोशिश करता हूँ और आखिरकार संपर्क नहीं हो पाता है तो मन में नकारात्मक विचार स्वाभाविक रूप से ही उठ जाता है। मन मेरा अक्सर नकारात्मकता की ओर ही झुकाव रखता है और मन की इस वृत्ति को मैं समझने के लिए तत्पर हूँ, कृपया मदद करें। जो ये सवाल पूछ रहा है उसको ही मन कहते हैं। जो इस उत्तर को सुन रहा है उसको ही मन कहते हैं। पूछा है कि मन किसको कहते हैं। जो जगता है, जो सोता है, जो हंसता है, जो रोता है, जिसमें चीज़ें आती हैं, जिसमें चीज़ें चली जाती हैं, जो अतीत को सोचता है, जो भविष्य को बुनता है, उसको मन कहते हैं। जो यहाँ और वहाँ का अंतर जानता है, जो सारे दृश्य देखता है, जिसमें सारे दृश्य उठते हैं, सब दृश्यों के उठने को ही, सब दृश्यों के गिरने को ही मन कहते हैं। तुम्हारी चेतना का पूरा जो फैलाव है और संकुचन भी, उठना, गिरना, चढ़ना, उतरना, ये सब मन कहलाता है। मन ही मन है, मन मात्र है। तो ये मत पूछो कि मन क्या है। मन क्या है में मन भी मन है, क्या भी मन है भी मन है, और जो प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है वो भी मन है। सब कुछ मन है। जो कुछ सीमित है, जो कुछ भी देखा सुना जाना जा सकता है, सब मन है। अब दूसरी बात तुमने पूछी कि मन नकारात्मकता से क्यों भरा रहता है। किसी से तुम कह रहे हो कि तुम्हें पैसे कुछ वापस लेने हैं, तुमने उसे कर्ज दिया था, तुम उसे फ़ोन करते हो, फ़ोन नहीं उठाता तो तुम्हारे मन में नकारात्मक विचार आ जाते हैं। सोचते होगे कि कहीं ये इंसान बेईमानी तो नहीं कर रहा, कहीं पैसे हड़प तो नहीं जाएगा, वगैरह वगैरह। गौर से समझो। चाहो तो इसे इवोल्यूशनरी थ्योरी से समझ लो, प्रकृति और विकासवाद से, और चाहो तो इसे गेम थ्योरी से समझ लो। दोनों ही तरीक़ों से समझ जाओगे कि मन ज़्यादा नकारात्मक क्यों रहता है, जिसको कहते हो ना निगेटिविटी। मन निगेटिविटी से भरा हुआ क्यों रहता है। गेम थ्योरी समझते होगे मेरे विचार से, इंजीनियर हो तुम, शायद पढ़ी होगी। उसमें नेट पे ऑफ होता है। अलग अलग सिनेरियो होते हैं। हर सिनेरियो में तुम क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या एक्शंस ले सकते हो, और उन एक्शंस के क्या पे ऑफ होते हैं, ये होता है। और ये सब कुछ तुम ऐसे समझ लो जैसे एक मैट्रिक्स में डाल करके देख लेते हो कि तुम्हें सबसे ज़्यादा पे ऑफ क्या करने से मिल रहा है, और फिर तुम वही काम करने की तरफ बढ़ जाते हो। तो चलो यही स्थिति उठा लेते हैं केस की तरह। किसी ने तुमसे पैसे लिए हैं। अब दो स्थितियां हो सकती हैं, उसकी मंशा पैसे लौटाने की है और उसकी मंशा पैसे लौटाने की नहीं है, ठीक है ना। स्थिति नंबर 1, उसकी मंशा पैसे लौटाने की है। स्थिति नंबर 2, उसकी मंशा पैसे लौटाने की नहीं है। तीसरी कोई स्थिति हो नहीं सकती, या तीसरी जो भी स्थिति है उसको घुमा फिरा के इन्हीं 1 और 2 में किसी तरह से फिट किया जा सकता है। अब इन दोनों स्थितियों के समकक्ष तुम्हारे सामने भी 2 विकल्प हैं। एक विकल्प है ये कि तुम शक न करो उस पर, तुम मान के चलो कि वो तो पैसा लौटा ही देगा। और दूसरा विकल्प तुम्हारे पास ये है कि तुम शक करो उस पर
कि वो तुम्हारे पैसे नहीं लौटाएगा, ठीक है। अब इसमें अपना पे ऑफ देख लो। पे ऑफ का मतलब होता है कि कुल तुम्हें उसमें फल कितना मिल रहा है, कुल उसमें तुम्हें मुनाफा कितना हो रहा है, पे ऑफ। मान लो तुम ये मान के चलते हो कि वो तुम्हारे पैसे लौटा ही देगा, तो स्थिति नंबर 1 में तो ठीक है, तो मान के चले कि वो पैसे लौटा देगा, और वास्तव में उसकी मंशा भी यही थी कि वो तुम्हारे पैसे लौटा दे, तो चलो कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ, बच गए। लेकिन कुछ संभावना स्थिति नंबर 2 की भी है कि उसकी नीयत खराब है, वो पैसे नहीं लौटाना चाहता। अब उसकी तो नीयत खराब है, वो पैसे नहीं लौटाना चाहता, पर तुमने मान लिया है कि ये तो पैसे लौटा ही देगा, तुमने मान लिया है कि पैसे लौटा ही देगा, इसीलिए तुम कोई सतर्कता का, सावधानी का कोई कदम नहीं उठाते, तुम उसके पीछे पुलिस और जासूस नहीं दौड़ाते, तुम पैसे उगाहने के लिए उसकी बाह नहीं मरोड़ते, क्योंकि तुम माने बैठे हो कि ये तो पैसे लौटा ही देगा, जबकि पैसे लौटाने का इसका इरादा है नहीं। तो क्या नतीजा निकलेगा अगर तुम ये माने बैठे हो कि वो पैसे लौटा ही देगा? तो स्थिति नंबर 1 में तो तुम बच जाओगे, स्थिति नंबर 2 में तुम मारे जाओगे, तो तुम्हारा पे ऑफ गड़बड़ हो गया ना, फंस गए ना बेटा। अब देखो कि यही स्थिति 1, स्थिति 2 उसकी ओर से है, लेकिन तुम्हारी ओर से जो तुम्हारी टैक्टिक है वो बदल गई। अब तुम मान रहे हो कि ये पैसे नहीं देने वाला, तुम उस पर शक कर रहे हो। अब तुम उस पर शक कर रहे हो कि ये पैसे नहीं देगा, लेकिन अगर उसकी मंशा पैसे देने की है, दे तो तब भी देगा, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं हुआ भाई, बच गए तुम माने बैठे थे कि ये आदमी खराब है, ये मेरे पैसे नहीं लौटाएगा, लेकिन उसकी ओर से स्थिति नंबर 1 चल रही थी, उसका इरादा पैसे लौटाने का था, उसने लौटा दिया। तो भले ही तुम्हारा शक ये था कि वो पैसे नहीं लौटाएगा, लेकिन तुम्हें पैसे तो मिल ही गए, तुम्हारा कोई नुकसान तो हुआ नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन स्थिति नंबर 2 पर आओ, हम मॉडलिंग कर रहे हैं सिचुएशन की। स्थिति नंबर 2 पर आओ, उसकी नीयत नहीं थी लौटाने की, और तुम भी यही मान रहे थे कि वो नहीं लौटाएगा, तुम मान रहे थे नहीं लौटाएगा, इसीलिए तुमने कुछ हथकंडा अपनाया, तुमने कोई तरकीब लगाई, तुमने उसकी बाह मरोड़ी और तुमने उससे पैसे निकलवा लिए। तो अब बताओ, तुम्हारे सामने जो 2 विकल्प थे, शक करना और शक न करना, इन दोनों में से ज्यादा काम का तुम्हारे लिए कौन सा विकल्प हुआ? शक करना। ये अभी अभी हमने गेमिंग की मदद से देखा, मॉडलिंग करी। अब प्रकृति भी अपने भीतर जैसे इसी गेम थ्योरी पर चलती हो, प्रकृति भी कहती है भाई ज्यादा से ज्यादा शक करो, शक करने से लाभ है, और बिल्कुल लाभ है। देखा ना, अभी शक करा तो पैसे मिलने की संभावना बढ़ गई। अब तुम जाओ आज से 20,000 साल पहले के एक जंगल में, ठीक है, 1 लाख साल पहले के एक जंगल में जाओ, तुम सोए पड़े हो कुछ झाड़ियों के बीच, थोड़ा साफ स्थान है वहां पर, ठीक है, तुम सोए पड़े हो और तुम्हारा कबीला सोया पड़ा है, और रात का समय है, अमावस की रात है, झाड़ियों में कुछ सरसराहट होती है। 2 संभावनाएं हो सकती हैं, ऐसे ही है कोई पक्षी वक्षी झाड़ में छुपा है, वो रात में थोड़ा अपना पंख हिला रहा है, और ये भी हो सकता है कि भेड़िया है। तुम अगर शक नहीं करते तो तुम बचोगे, पर सिर्फ तब बचोगे जब वो पक्षी ही हो। पक्षी है तो बच गए, पक्षी नहीं है तो शक ना करने की तुमको बड़ी भारी कीमत देनी पड़ेगी। तुम सो जाओगे क्योंकि शक तो तुमने किया नहीं, भेड़िया आएगा तुमको खा जाएगा। एक आदमी था जिसने शक नहीं करा, भेड़िया आया उसको खा गया। एक आदमी था जो शक नहीं कर रहा था, भेड़िया आया उसको खा गया। दूसरा था महाशक्की, जबरदस्त रूप से शक्की, वो 20 बार ससराहट हुई और 20 बार वो उठ के बैठ गया कि भेड़िया आ गया। 20 में से 19 बार क्या था? पक्षी। तो 20 में से 19 बार बेवकूफ बना, वो कोई भेड़िया नहीं था, पक्षी था। पर 20 में 1 बार भेड़िया ही था। इसकी जान बच गई, शक ना करने वाले की जान चली गई।
किसके जीन्स आगे बढ़े? जो शक्की है उसके जीन्स आगे बढ़ गए, जो बेचारा शक नहीं करता था उसके जीन्स आगे नहीं बढ़े। पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार किनके जीन्स आगे बढ़ते रहे? जो शक करते थे। तो ले देकर इवोल्यूशन ने आज हमें जैसा बनाया है, हम में किनके जीन्स भरे हुए हैं? उन्हीं सब शक्की लोगों के, क्योंकि जो शक नहीं करते थे वो तो भेड़िए का रात्रि भोज बन गए। बात समझ में आ रही है कुछ? तो प्रकृति चाहती है कि तुम शक करो। शक करने का दुष्परिणाम ये होगा कि रात भर सोओगे नहीं, जरा सी खड़खड़ाहट होगी झाड़ में, तुम्हें लगेगा भेड़िया आ गया, और 20 में से 19 बार वो भेड़िया नहीं होगा, कोई पत्ता गिर गया, कुछ हो गया, तो तुम आंतरिक रूप से बेचैन रहोगे। दुष्परिणाम ये होगा। लेकिन शक करने का सुपरिणाम ये होगा कि जान बची रहेगी। प्रकृति नहीं चाहती कि तुम्हें मानसिक शांति वगैरह मिले। तुम मानसिक रूप से शांत हो अशांत हो, प्रकृति को कोई मतलब नहीं। प्रकृति तो एक चीज चाहती है, क्या? तुम्हारा शरीर बचा रहे, तुम्हारा शरीर बचा रहे। और शरीर के बचे रहने की ज्यादा संभावना तो शक्की लोगों की ही है। जो शक नहीं करेंगे वो मौज में जिएंगे, आनंद में जिएंगे, लेकिन कम जिएंगे। कभी न कभी कोई ना कोई भेड़िया आके उन्हें उठा ले जाएगा, लेकिन उनकी रातों की नींद पक्की रहेगी, क्योंकि कोई खड़खड़ाहट हो रही होगी, कहेंगे अरे पक्षी हो, छोड़ो, सो, मौज में सो। प्रकृति ऐसे लोगों को पसंद नहीं करती। प्रकृति कहती भाड़ में गया तुम्हारा आनंद और तुम्हारी सरलता और तुम्हारी मौज। हमें ना सरलता चाहिए, ना आनंद चाहिए, ना मौज चाहिए, हमें शरीर चाहिए। तुम्हारा जीन्स आगे बढ़ना चाहिए, और जीन्स तो उन्हीं का आगे बढ़ता है जो महाशक्की है। तो नतीजा ये है कि जिसको तुम कहते हो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो सर्वाइवल ऑफ द शक्कीएस्ट है। जो जितना शक्की है वही सर्वाइव करता गया, वही आगे बढ़ता गया। हम गलत सोच रहे हैं कि हर पीढ़ी पिछली पीढ़ी से बेहतर होती है। वास्तव में जो मौजी लोग हैं, वास्तव में जो इस जगत के फूल हैं, वो फूलों की तरह ही नाजुक होते हैं, सुंदर होते हैं, खुशबूदार होते हैं, लेकिन नाजुक होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। और जो इस जगत का कचरा होते हैं, वो कचरे की तरह ही चिरस्थायी होते हैं, वो बचे रह जाते हैं। तुम्हें मैं थोड़ा फूल दे दूं और थोड़ा कचरा दे दूं, ज्यादा क्या चलेगा? कचरा ही ज्यादा चलेगा। वो 200 साल बाद भी क्या रहेगा? कचरा दिया, वो 200 साल बाद भी क्या रहेगा? वो कचरा ही रहेगा। कचरा 200 साल बाद फूल नहीं बन जाएगा, तुम उसे रख के देख लो। लेकिन तुम्हें आज फूल दे दूं, वो 2 दिन के बाद खत्म हो जाना है। प्रकृति को नहीं चाहिए सौंदर्य, प्रकृति को नहीं चाहिए मुक्ति और सरलता, प्रकृति को नहीं चाहिए मनमौजी मस्तमौला लोग। प्रकृति को चाहिए ऐसे लोग जो डरे डरे जिए, घुटे घुटे जिए, लेकिन लंबा जिए। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए हम सब निगेटिविटी से भरे रहते हैं, क्योंकि हमारे जीन्स निगेटिव हैं। तुमने कोई खास गलती नहीं कर दी है, तुम ही कोई बहुत बड़े अपराधी नहीं पैदा हो गए हो कि आचार्य जी मैं क्या करूं, मैं बड़ी नकारात्मकता से भरा रहता हूं। बेटा, जो बच्चा पैदा होता है वही नकारात्मकता से भरा रहता है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मुझे देख करके बिल्कुल दहाड़ मार के रोते हैं, क्योंकि उनका अनुभव ही यही रहा है कि कोई भी हो बाय डिफॉल्ट रो पड़ो। जिसको देख के रो रहे हो, अगर वो बाप है अपना तो कोई नुकसान तो हो नहीं जाएगा। लेकिन अगर वो बाप नहीं है, क्या पता कोई शत्रु हो, तो रोने के कारण बच जाओगे। इसीलिए रोना हर स्थिति में एक बढ़िया टैक्टिक है। तुमने सोचा नहीं है? एक बच्चा होता है छोटा, वो बात बात में क्यों रो पड़ता है? क्योंकि अगर रोने की कोई वजह नहीं थी तो रो लेने से कोई नुकसान नहीं हो जाता। रो रहा है, माँ आएगी, जांचेगी, परखेगी, जरा क्या बात है, क्यों रो रहा है, कहेगी अरे रोने की कोई वजह नहीं, छोड़ के अपना चली आएगी। ऐसा तो है नहीं कि माँ आएगी, देखेगी बिना बात के रो रहा है तो उसको फिर हंटर निकाल के सोट देगी। तो बिना वजह रोने की कोई उसे सजा मिलती नहीं है, लेकिन वजह होने पर भी अगर वो नहीं रोया तो बड़ी सजा मिल जाएगी। तो गेम थ्योरी कहती है कि तुम्हारे लिए अच्छा विकल्प यही है कि तुम बात बात में रोया करो। बात समझ में आ रही है? अधिक रोने पे कोई सजा नहीं मिल रही, पर कम रोने पर
बहुत बड़ी सज़ा मिल सकती है। तो ज़्यादा अच्छा ये है कि जब कुछ समझ में ना आए तो रो पड़ो। तो आम आदमी की ज़िंदगी उसी बच्चे की तरह बात बात पर रोते हुए गुजरती है और उसके लाभ भी मिलते हैं। रोना लाभप्रद है, नकारात्मकता लाभप्रद है, नेगेटिविटी यूज़फुल है। हम इसलिए नकारात्मकता से भरे रहते हैं, जान बचती रहती है। 20 में से एक बार ही सही, लेकिन कभी ना कभी तो भेड़िया आता है ना, उस भेड़िए के विरुद्ध सुरक्षा होती रहती है। तो इसलिए हम भरे हुए हैं नकारात्मकता से। अब लेकिन तुमको ये फैसला करना है, आनंद फिल्म में राजेश खन्ना अमिताभ बच्चन की जो आपसी नोकझोंक होती थी बड़ी दिलचस्प थी कि ज़िंदगी तुमको बड़ी चाहिए कि लंबी चाहिए। बाबू मोशाय, ज़िंदगी बड़ी चाहिए या लंबी चाहिए? लंबी चाहिए तो खूब नकारात्मकता से भरे रहो। जितना तुम शक्की रहोगे, प्रकृति ने संयोग ऐसा बैठाया है कि तुम्हें उतनी तरक्की मिलेगी, जबरदस्त तरीके की तरक्की मिलेगी। लेकिन जितना शक्की रहोगे, जीवन की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ लाइफ उतनी बुरी रहेगी। तुम देख लो कि तुमको आनंद के 50 साल चाहिए या शक, संदेह, संशय से भरे हुए 100 साल। ये तो चुनाव है जो हर व्यक्ति को करना ही पड़ेगा। शक में सुरक्षा है, आनंद में एक असुरक्षित मौज है। अब तुम बता दो कि तुमको सुरक्षित वेदना चाहिए या असुरक्षित मौज चाहिए। जो तुम्हें चाहिए हो ले लो, लेकिन ये समझ लेना कि शक करना या निराशा से भरे रहना या आशंकाओं से घिरे रहना व्यर्थ नहीं होता। प्रकृति में उसकी उपयोगिता है, तुम्हारे शरीर को बचाए रखने में उसकी उपयोगिता है। इसीलिए इस तरह की वृत्तियां इतनी ज़्यादा व्यापक पाई जाती हैं। जिस आदमी को देखो वही आशंकित है, डरा हुआ है, संदेह से भरा हुआ है। कोई वजह होगी ना कि हर आदमी की यही हालत है। हर आदमी की हालत इसलिए क्योंकि हमारे जीन्स ऐसे हैं। अब तुम देख लो कि तुमको बोध पर चलना है या जीन्स पर चलना है। जीन्स पर चलोगे तो लंबा जियोगे बेटा, बोध पर चलोगे तो कुछ पता नहीं कितना जियोगे, कुछ पता नहीं कि रुपया पैसा कितना कमाओगे, कुछ पता नहीं कि सामाजिक सम्मान वगैरह कितना मिलेगा, जगत की दृष्टि में कितने सफल और कितने सबल कहलाओगे। मौज आएगी। अब मौज का कोई विज्ञापन क्या बताए तुमको। जिनको पसंद होती है वो उसके लिए जान देने को तैयार हो जाते हैं। जिनको मौज पसंद नहीं होती उनके मन में ज़बरदस्ती थोड़े ही प्रेम जगाया जा सकता है कि मौज बड़ी बात है, मौज बड़ी बात है। जिन्हें मौज पसंद होती है उनके सामने तुम लाख बोलो भेड़िया आया भेड़िया आया, वो कहेंगे तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए। अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। आता होगा भेड़िया। और ऐसा नहीं कि भेड़िया नहीं आएगा, ऐसा नहीं कि राम भेड़िए को रोक लेंगे, कहेंगे देखो मेरा तुलसी सो रहा है भेड़िए, इसके पास मत जाना। ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि जब आएगा भेड़िया तब आएगा, जब तक नहीं आ रहा तब तक काहे को परेशान होते रहे। मरना तो एक दिन है ही, सब कतार में लगे हुए हैं। क्या रातों की नींद खराब करते रहें, क्या परेशान होते रहें कि कहीं इधर से दुश्मन ना आ जाए, कहीं उधर से खतरा ना आ जाए, कहीं यहाँ नुकसान ना हो जाए। अब आएगा तो आएगा। ये बिल्कुल मत सोच लेना कि राम के भरोसे है तुलसी, तो राम खड़े हुए हैं धनुष बाण लेके, अब जो ही भेड़िया आ रहा है उसको फट से तीर मार देते हैं। ये सब कुछ नहीं।
राम का आशीर्वाद ये नहीं है कि वो धनुष बाण लेकर के तुम्हारी सुरक्षा के लिए खड़े हो जाएंगे। राम का आशीर्वाद ये है कि तुम्हारे मन से भेड़िए का डर निकल जाएगा। आएगा तो आएगा।